बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, नंबर नहीं, नंबर 1 की पोजीशन पर पाकिस्तान आ गया है। कई महीनों बल्कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन ने लगातार कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की और मुल्क के काबिल तरीन बेटे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, जिन्हें हम प्यार से हाफिज़ कहते हैं, उनको इस पोजीशन पर लगाया गया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की जो भतीजी हैं या भांजी हैं शिजा फातिमा, उधर से उनसे मदद ली गई। मीन नून लीग और चौधरी निजामुद्दीन दोनों ने मिलकर सर तोड़ कोशिश की और आखिरकार कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। और आप सब हैरान होंगे अब सुन के कि आखिरकार पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 करार पाया है। और नंबर 1 करार पाया है पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड को बर्बाद करने में, इंटरनेट बंद करने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन डीसी बेस्ड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो अब अपनी रिपोर्ट जारी कर रहा है। और रिपोर्ट भी कब जारी कर रहा है? चंद दिन बल्कि 2 से ढाई हफ्ते पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की हल्फबर्दारी के वॉशिंगटन डीसी का एक मोतबर थिंक टैंक अब ये कह रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम का गठजोड़ है, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंटरनेट पर पाबंदियां लगाने या स्पीड कम करने या बंद करने में नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर ला खड़ा किया है। अकॉर्डिंग टू ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन, इंटरनेट बंद करने से पाकिस्तान के 1.2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान अभी तक इकोनॉमी को हो चुका है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 1.2 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान हर साल 7-8 बिलियन डॉलर या 9 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं से मांग कर मुल्क चलाता है, किसी ना किसी तरह से अपनी कमी पूरी करता है। जो हमारे अल्ले तलल्ले खर्चे हैं और जो माजी के इतने सारे कर्जे लिए हुए हैं, उनका जो सूद देना होता है, उन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए आपको 7 से 9 अरब डॉलर सालाना चाहिए होते हैं। आप जाकर मुख्तलिफ कर्ज़ों के लिए 1-1 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। और इवन जो हमारे इस्लामिक ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, वो भी अब आपको 1-1 बिलियन क्या आधा बिलियन डॉलर भी देने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तरथली आई हुई थी और हमने आपको तभी बताया था कि ये चौधरी निजामुद्दीन साहब की इमाम पर जब उन्होंने कराची का दौरा किया और वहाँ पर चंद बिजनेसमैनों से उनकी मुलाकात हुई, और मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो इतनी छोटी है साइज़ में और उसे 4-5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वही हैंडल करते हैं। और अगर चौधरी साहब की उनसे बात हो जाए, जैसे कि चौधरी साहब ने पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि अब चौधरी साहब आपको बता रहे हैं कि साडी गल सऊदी अरब के थ्रू अमेरिका से हो गई है, और आज उस खबर का भी एक डाउन साइड आपके साथ शेयर करनी है। उस खबर ने भी अब बाउंस बैक किया है, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब आर्मी चीफ कराची गए थे तो उसके बाद आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक तरथली देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज का क्योंकि साइज बहुत छोटा है, उसमें थोड़े से पैसे भी 100 मिलियन या 200 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर आप डाल दें तो वो गर्म हो जाती है। इतना ज़्यादा चलती है कि वो पूरी दुनिया से परसेंटेज ऊपर चली जाती है। लेकिन फिर उसने अपनी सही जगह पर भी आना है, तो वही हुआ। वो जो 4-5 बिजनेस ग्रुप्स थे, उन्होंने जब इनकी इमाम पर वहाँ पर बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ की और स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऊपर गई, तो उसके फिर सभी ने उसके ऊपर ट्वीट्स किए, सभी ने उसके ऊपर इज्जत समेटी, सभी ने उसका कारनामा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दिया। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई बदतरीन तरीके से। जो इन्वेस्टर्स थे उनका बहुत सारा पैसा डूबा, फिर समझ नहीं आई कि उसका क्रेडिट किसको देना है। बहरहाल ये सारी बात इसलिए बीच में आ गई कि आपको ये बता सकूं कि 1.2 अरब डॉलर जो है वो बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी। क्योंकि यहां तो 200-300 मिलियन डॉलर के साथ पूरी स्टॉक एक्सचेंज उलट पुलट कर दी जाती है, तो सोचिए 1.2 अरब डॉलर को हमने अपने हाथों से आग लगाई है। और आग लगवाई है हमने हाफिज मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब के हाथों से, पीटीए के हाथों से, इंटरनेट को स्लो करवा के, पाबंदियां लगा के, और ऊपर से 40 अरब रुपया और खर्च करके फायरवॉल इंस्टॉल करवा के। सिर्फ वजह क्या है? एक्स को बंद करना है, जैसे ट्विटर कहते थे, या कुछ वीलॉग्स बंद करने हैं ताकि आवाम तक लोगों की राय ना जा सके। क्या ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा है? ये भी आपको बताएंगे कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी मिलिट्री डिक्टेटर्स यही करते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस वक्त जो आखिरी बात इसी खबर के अंदर मैंने करनी है वो ये करनी है कि हमें खुद ही बताया गया, जी हाँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही हमें अब से 3-4 साल पहले ये बताया गया कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो अब नई आ गई हैं दुनिया में, और वो भी अब मुल्क की सलामती और सर्वाइवल का हिस्सा बन गई हैं। हमें पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से जब हमारी हुकूमत थी तो ये प्रेजेंटेशंस दी गई कि जो खुराक है, फूड सिक्योरिटी है, वो भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा हो गया है। अब सिर्फ आपने एटम बम से ही या फौज से या जंगी जहाज़ों से या तोपों टैंकों से या आर्टिलरी से ही पाकिस्तान का दिफा नहीं करना, बल्कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, खुराक पूरी नहीं होगी, तो
वो भी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान है। और फिर फूड सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे दरियाओं में बहता पानी, क्योंकि एग्रीकल्चर पर उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। पानी होगा तो अनाज उगेगा। तो बहुत वो एक लंबी डिबेट, उसको भी शामिल किया गया। बहरहाल एक चीज़ के ऊपर सभी का इत्तफाक था कि जो मईशत है, जो आपकी इकॉनमी है, आपके पास कितने पैसे हैं या आप कितने खुशहाल हैं, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। आपने अपनी इकॉनमी को हर सूरत बचाना है, क्योंकि अब हमें यह बताया गया था कि अब जंगें कन्वेंशनल तरीके से नहीं लड़ी जाती। अब जंगें लड़ी जाती हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर में, जहां सोशल मीडिया और बयानिए पर जंगें लड़ी जाती हैं। हमें यह बताया गया। और दूसरा हमें बताया गया कि अब जंगें इकॉनमी की हैं। जिसकी इकॉनमी तगड़ी है वो मुल्क महफूज है। अब आप गौर कीजिए कि हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब ने एक ही स्ट्राइक से हमें नंबर 1 कर दिया दोनों तरफ। स्ट्राइक क्या है? हमने ऐसी स्ट्राइक की है कि जो फिफ्थ जनरेशन वॉर में हमारा हरावल दस्ता था, हमारे पढ़े लिखे मिडिल क्लास के नौजवान, हमने एक तो उनको अपने खिलाफ किया है, उनके और अपने दरमियान में शदीद फासले पैदा किए हैं। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो कि अब कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं लड़ी जानी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल बाजवा के अंडर जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वो प्रेजेंटेशन देती थी प्राइम मिनिस्टर को और पूरी कौम को भी बताती थी। तो एक तो फिफ्थ जनरेशन वॉर का जो उस वॉरफेयर में आपका सबसे लीथल वेपन था, आपकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, आपने उन्हें डिसोन कर दिया और आप चाहते हैं कि वो आपको डिसोन कर दें। तो आपने उनके साथ फासले बढ़ाए, आपने उनको इतना तंग कर दिया है कि वो बदल हो रहे हैं। तो एक तो उस साइड के ऊपर आपने कमजोरी की, और फिर उसी इंटरनेट को, उसी मिडिल क्लास पढ़ी लिखी पाकिस्तानी जो एक सेगमेंट है, उसको टारगेट करके आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया। 1.2 अरब डॉलर ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन कह रहा है। मेरे ख्याल में तो ये नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन आप देखिए कि इस एक ही स्ट्राइक से आपने बयानिए की जंग भी हारी और आपने इकोनॉमी की जंग जो है उसको भी नुकसान जो है वो पहुंचाया है। तो इस चीज के ऊपर हमें गौर करनी चाहिए कि कल तक जो मुल्क की सलामती का हिस्सा थी चीज, आज वो किधर खो गई है और आज हम उसके कंप्लीट अपोजिट क्यों कर रहे हैं। अगली स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये नया हो रहा है? क्या ये टेक्स्ट बुक नहीं है? आप देखते हैं कि मुख्तलिफ खानदानों को तोड़ लिया गया, इमरान खान को अलग कर लिया गया, दूसरे ममालिक को इस्तेमाल किया गया या किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नामों को तोड़ लिया गया, पार्टी तोड़ी। ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये वो टेक्स्ट बुक है जो अयूब खान ने लिखी थी। आज बीबीसी की एक स्टोरी है और स्टोरी की जो हेडलाइन है वो पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर आप में शऊर है या आप वाकई इंसानियत के ऊपर और इक्वल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं। उसमें जो उसकी हेडलाइन है, उस आर्टिकल की, बीबीसी लिखता है कि फातिमा जना, जी हाँ, मादरे मिल्लत की बात हो रही है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बहन की बात हो रही है। तो उसकी जो हेडलाइन है वो है कि फातिमा जना ममता और नस्वानियत से आ रही हैं। ये बहुत ही अटैकिंग जुमला है, बहुत ही अटैकिंग जुमला है। एक खातून समझ सकती हैं कि इससे दोनों साइडों के ऊपर हमला किया गया है एक औरत की, उसकी ममता पे भी और उसकी नस्वानियत पे भी। ये कहना था सदर अयूब का और ये लिखा है डॉक्टर रबीना सहगल ने अपनी रिसर्च में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया सदर अयूब की तरफ से। और उन्होंने उन पर यह हमला क्यों किया, आप ये सोच रहे होंगे? हमला इसलिए किया कि जब सदर अयूब ने अपना पूरे का पूरा इख्तियार और इक़्तिदार पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर लिया और उनको लगता था कि अब उनके मुकाबले पे कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर लोगों को अपने साथ मिला लिया, डंडा भी उनके पास था, पैसा भी उनके पास था। और हमारे, आपको पता, कल्चर के अंदर डंडा और पैसा जिधर हो, ज़्यादातर लोग, अब तब्दीली आ रही है लेकिन तब ज़्यादातर लोग उसी तरफ मरूब होते थे। तो जितने बड़े बड़े अशराफिया के, अलीट के बड़े बड़े गुर्गे थे, वो सदर अयूब की तरफ चले गए और उन्होंने 1958 में जो कब्जा किया वो उसे बरकरार रखना चाहते थे। 1964 में और फिर 65 में अर्ली जो इलेक्शन हुए उसमें उनके सदर अयूब के मुकाबल या जनरल डिक्टेटर अयूब के मुकाबल कोई उम्मीदवार आने को तैयार नहीं था और उन्हें लगता था कि कोई उम्मीदवार जो है वो तैयार होगा भी। इस सिनारियो के अंदर फिर 5 जो पार्टीज थी या उनके 5 जो बड़े रहनुमा थे, उन्होंने एक मीटिंग की, जिनके मैं नाम आपके सामने रखता हूं। हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 जमातों ने कंबाइंड अपोजिशन या मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम से सियासी इत्तेहाद कायम किया। इस मीटिंग में मुस्लिम कौंसिल के सदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, निज़ामुल इस्लाम पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद अली, नेशनल अवामी पार्टी के सदर मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी और मियाँ महमूद अली कसूरी अवामी लीग की जानिब से, और शेख मुजीबुर रहमान और जमात इस्लामी से चौधरी रहमत अली शरीक हुए। इन 5-6 लोगों ने मिलकर फिर एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनाई और ये गए तमाम के तमाम फिर फातिमा जना साहबा के पास, जो उस वक्त 71-72 वर्ष उनकी उम्र थी और ज़ईफ़ भी थी ज़ाहिर है, और सियासत से उनका कोई बहुत ज़्यादा, उनको उस वक्त शगफ नहीं था, वो बहुत एक्टिव उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी। और इन लोगों ने जाके कहा कि हमारे पास एक भी ऐसा अब उम्मीदवार नहीं है जो सदर अयूब की रौनक, उसकी ताकत, उसकी फस्तायत का मुकाबला कर सके, तो आप इलेक्शन की उम्मीदवार बन जाएं अयूब खान के मुकाबले में। वो इसके ऊपर क्लियर नहीं थी,
नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक किताब में जो दिबाचा लिखा उन्होंने उसमें लिखते हैं कि फिर हम सब ने, वो भी वहाँ मौजूद थे, हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि बाहर सहाफ़ी आए हुए हैं, अगर ये पूरी अपोजिशन जो है वो यहाँ से नाकाम लौटी और आपने इस इलेक्शन को लड़ने का फैसला ना किया तो फिर अयूब खान और भी ताकतवर हो जाएगा और उसकी फस्तायत जो है वो पाकिस्तानियों को और बर्बाद कर देगी। फातिमा जना साहबा ने इस बात के ऊपर मजबूरन ये हामी भरी और उन्होंने 71 साल की उम्र में, जब ज़ईफ़ी भी थी या उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने एक बहुत ही तगड़े डिक्टेटर जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है और पता नहीं कौन कौन खड़ा है उसके साथ टक्कर लेने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने इलेक्शन की मुहिम शुरू की, और यहाँ मैं दो बातें बता दूं कि एक तो इलेक्शन के बिल्कुल भरे हुए इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग कौंसिल के सदर ख्वाजा नाजमुद्दीन थे उनका इंतकाल हो गया, जिसका गहरा असर पड़ा इस इलेक्शन पे। दूसरा, मौलाना मदूदी जो थे वो, उन्होंने जमात इस्लामी की पहले नुमाइंदगी नहीं की थी, वो जेल में थे। जब वो रिहा हुए तो दूसरे इजलास में फिर उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की। मीन जो जमात इस्लामी की क़यादत थी उस वक्त वो भी फातिमा जना साहबा के साथ खड़ी थी। ये ना बताया जाए तो ये बददयांती होगी, इसलिए ये पॉइंट सामने रखना ज़रूरी था। अब क्या उस वक्त फातिमा जना साहबा जब पब्लिक में निकली तो पब्लिक तो फस्ताइयत से तंग थी। पब्लिक को हालांकि उनके अंग्रेज़ी के जो खिताबात थे वो समझ नहीं आते थे, लेकिन उनको पता था कि उनका दिल दुरुस्त जगह पर है, वो आम आदमी की बात करती हैं, आम पाकिस्तानी के लिए वो फिक्रमंद हैं। तो वो जहाँ भी जाती थी, ट्रेन के ऊपर उनका जब मार्च हुआ तो हर जगह वो जो एमरजेंसी जंजीर लगी होती है गाड़ी रोकने के लिए, उसको खींच लिया जाता था हर स्टेशन पर और तकाजा किया जाता था फातिमा जना से कि वो हर जगह पर खड़े होकर तकरीर करें। बहरहाल उनकी जो मकबूलियत थी और सब कुछ था, उससे सदर अयूब को या जनरल अयूब को यह समझ आ गई कि मैं हार जाऊंगा, तो फिर उन्होंने वो हथकंडे इस्तेमाल किए जो एक तो मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि वो ममता से आ रही हैं। उसके बाद सेक्रेटरी इत्तलात इल्ताफ गौहर ने अपनी किताब फौजी राज के पहले 10 साल में लिखा है कि अयूब खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस जना के गैर शादीशुदा होने, अब कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ चल पड़े हम, गैर शादीशुदा होने के हवाले से उन पर खिलाफ फितरत जिंदगी बसर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो बदखसाल लोगों में गिरी हुई हैं, मतलब उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, वो डायरेक्टली फातिमा जना साहबा का जो सेक्सुअलिटी, मादरे मिल्लत है लेकिन आपको समझाने के लिए, जो सेक्सुअलिटी की साइड है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि वो बदखसाल, जो गंदी शोहरत के या गंदी फितरत के या जिनकी गंदी आते हैं, वो फातिमा जना के इर्द गिर्द हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि उस वक्त जो सोसाइटी थी वो आज से बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी और इतनी ओपनली अयूब खान वो बातें नहीं कह सकते थे जो आज कह दी जाती हैं। इद्दत नकाह के केस में बहुत कुछ गंद मच गया, तब फिर भी कुछ ना कुछ बाकी था, तो तब भी उन्होंने यही हमला किया था। उसके बाद ये जब इत्तेहाद बन गया, मैंने आपको बताया इलेक्शन मार्च में होने थे। अब आप सोचते होंगे क्या इलेक्शन कमीशन आज ही ऐसा है? नहीं, आज ही ऐसा नहीं है, तब भी ऐसा ही था। इलेक्शन मार्च में होने थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फातिमा जना तो बहुत मकबूल हो रही हैं, क्योंकि उनको बाद में राज़ी किया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्हें बहुत ही कलील मुद्दत मिली अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। और जहन में रखिए उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था, तो गली गली करिया करिया जाकर अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो करनी पड़ती थी। तो ये देखा गया कि फातिमा जना बहुत मकबूल हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाबी दी जनरल अयूब ने, और एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी करवाए गए और इलेक्शन की तारीख मार्च से बदल के फरवरी रख दी गई, ताकि इलेक्शन पहले करवा दिया जाए और फातिमा जना की जो मकबूलियत है वो ऊपर ना जा सके। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम इन्होंने किया, और वो ये किया कि जो मशरकी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, उसमें 2 शख्सियात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक तो शेख मुजीब थे, जो ढाका में, चटागांग में, जो बड़े शहर थे, वहाँ पर पोलिंग एजेंट भी थे वो फातिमा जना साहबा के। लेकिन दूसरी शख्सियत वहाँ मौलाना भाषानी थे। बाद में पता चला कि 40 लाख रुपए के एवज मौलाना भाषानी को खरीद लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोगों ने, हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर तहकीक करके लिखा हुआ है, उससे पहले शेख हसीना भी ये दावा कर चुकी हैं। और अगर मौलाना भाषानी ने ईस्ट पाकिस्तान में सपोर्ट करनी थी और अगर वो सपोर्ट उस वक्त कर देते तो फातिमा जना बड़ी आसानी से, आल्दो के अयूब खान ने धांधली की लेकिन फिर भी वो जीत जाती, लेकिन मौलाना भाषानी 40 लाख रुपए में बिक गए। ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। बाद में जब उनको अपोजिशन ने काउंटर किया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 40 लाख में नहीं, मुझे तो चाइना की फ्लां पर्सनैलिटी से कहलवाया गया था कि आप अयूब खान की सपोर्ट करें। मैं तो मजबूरी में मैंने वो सपोर्ट किया और फातिमा जना को मैंने बीच रास्ते छोड़ा, जिसकी वजह से फिर मशरकी पाकिस्तान में जो हुआ और वो हुआ, और आखिरकार फिर मशरकी पाकिस्तान टूटा। अगर फातिमा जना को वहाँ से वोट पड़ता, 1965 का इलेक्शन फातिमा जना जीतनी, जिसमें शेख मुजीब भी उनके साथ थे और शुरू में मौलाना भाषानी भी उनके साथ थे, तो पाकिस्तान बच जाता, शायद ना टूटता और उसका कोई और हल निकलता, फेडरेशन का कोई और तरीका निकलता, वहां हम ज्यादा इंडिपेंडेंस देते। अब फातिमा जना उस वक्त किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रही थी, अब मैंने इलेक्शन कमीशन आपको बता दिया, किरदार कशी बता दी, मैंने आपको तमाम चीजें बता दी। अब जरा आते हैं कि क्या उस वक्त माल पानी के काम हो रहे थे कि नहीं। सुनिए फातिमा जना का जो सबसे बड़ा करप्शन के ऊपर अटैक था वो क्या था। वो अटैक करती थी कि जनरल अयूब के बेटे गौहर अयूब, उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी, फौजी कप्तानी छोड़कर गंधारा इंडस्ट्रीज में बड़ा ओहदा संभाल लिया।
गंदारा इंडस्ट्रीज ने जनरल मोटर्स, जी अमेरिका की जनरल मोटर्स के असेंबली प्लांट को उसके अमेरिकी मालकान से $10 लाख में खरीदा। सबसे बढ़कर वो अयूब पर आमर होने का इल्ज़ाम लगाती थी और उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो बेटा है उसकी जो तरक्की और पैसा कमाने की शरह थी वो बिल्कुल भी हकीकी नहीं थी। तो उस वक्त भी ये पैसे की बात थी, करप्शन की जंग भी थी, करप्शन का बयानिया भी था और आमरीत का बयानिया भी था। और मगरबी अखबारात ये लिखते हैं उस वक्त के, न्यूयॉर्क टाइम्स या जितने भी आप अखबारात उठाते हैं, वो टाइम्स हो या दूसरे, कि उस वक्त फातिमा जना बिल्कुल बरतरी में थी और अवाम उनके साथ खड़ी थी। अगर बड़े बड़े खानदानों की बात की जाए तो सिर्फ मैं चंद एक एग्जांपल देता हूं कि जनूबी पंजाब डिवीजन में कुरैशी, गिलानी, खग्गे, बोसन, कांजू, खाकवानी, डाहा, बोदले, किच्ची, गिरदेजी सभी अयूब खान के साथ थे। ताहम मीर बलकशेर मजारी, पीर जहूर हुसैन कुरैशी और रमज़ान दरेशक ने मादरे मिल्लत का साथ दिया था। फिर उस वक्त भी ये ज़बरदस्ती वाले काम सारे किए गए लोगों से पार्टी छुड़वाने की। मसलन जेलम के चौधरी अल्ताफ़ जो हैं वो साथ खड़े थे मादरे मिल्लत के, लेकिन फिर उनको हरास करवाया गया, धमकियां लगवाई गई नवाब ऑफ कालाबाग के साथ, नवाब ऑफ कालाबाग से, और जिसकी वजह से वो भी फातिमा जरा को फिर छोड़ के पीछे हो गए और मादरे मिल्लत के जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें गुजरात से आना। तो अगर आप गौर करें तो सभी सारे पुराने मसाले हैं, सभी चीज़ें। मुल्क की सलामती के इल्ज़ाम भी लगाए थे, रॉ का एजेंट भी कहा था फातिमा जना साहबा को, CIA का एजेंट भी कहा था, फिर उनके ऊपर कहा था पानी चोरी कोई किया, उन्होंने उसका बिल भी डाल दिया था, नस्वानियत और उनकी जो इखलाकियात थी उस पर भी हमला किया था। ये भी कहा था कि वो बहुत ज़ईफ़ भी हैं, वो अकेली भी हैं और उनका दिमागी तवाज़न भी ठीक नहीं है, तो इनको वोट ना डालिएगा, इससे मुल्क में इंतशार आ जाएगा। स्टूडेंट्स उस वक्त मुजाहरे कर रहे थे और फातिमा जना का साथ दे रहे थे, उनको उस वक्त भी इंतशारी टोला कहा गया था। तो चौधरी साहब की जो टेक्स्ट बुक है वो पुरानी है, आज सब कुछ नया नहीं हो रहा। जो आपको लगता है ऐसा था, हमें तो पता ही नहीं था, मैं भी आपके साथ ही हूँ, ये हमें पता नहीं था क्योंकि ना हमें तारीख किसी ने बताई, ना हमने खुद सीखने की कोशिश की, ना हमें किसी ने पढ़ाई, ना आपने खुद पढ़ने की कोशिश की। आप सबने स्कूलों में मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ा है, तारीख भी पढ़ी है। याद कीजिए ये तमाम बातें कहीं आपको पढ़ने में सुनने में मिली हैं जो आज आपको पढ़ने और सुनने में मिलती हैं। तो ये वो आपकी ब्रेन वॉशिंग थी जो की गई और दहाइयों तक की गई, और आज जब आप डायरेक्ट आपका सर पत्थर के अंदर लगा है तो आपको समझ आइए कि यहाँ क्या है। और अब आप रोते हैं कि डी चौक में गोली चल गई, और आज आप रोते हैं कि फलां जगह पर ये हो गया और फलां जगह पर ये हो गया। ये सब कुछ बहुत पहले का हो रहा है, हम इसे रजिस्टर नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं मकबूलियत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। तो आगे से एंकर ने उन्हें कहा कि आलू बहुत महंगे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा आलू मत खाओ, मैंने तो खाना बंद कर दिए हैं। ये बात ठीक है, नून लीग को ये बात समझ आ गई है कि उनकी सियासत कभी भी मकबूलियत की नहीं थी। चौधरी निजामुद्दीन की गोद में पैदा हुए थे और वही उनकी असल जगह थी। अब वो अपनी असल जगह पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अब आगे चलने का यहाँ से फैसला किया है। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।